हेलो एवरीवन, एसकेटी पॉडकास्ट हिट्स आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी। भारतीय अर्थव्यवस्था आने वाले समय में किधर जाने वाली है, निवेश आपको कहां करना चाहिए और हमारी अर्थव्यवस्था के ऊपर आपको भरोसा कितना होना चाहिए, ये सारी बातें पॉडकास्ट में हमें समझाई हैं फिरोज अजीज ने, जो कि भारत की सबसे बड़ी वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज में से एक आनंद राठी वेल्थ के जॉइंट सीईओ हैं। कुछ कहना है आपको कमेंट सेक्शन में कहिएगा, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि मेरे बड़े पॉडकास्ट यहाँ मैं छोटे पार्ट्स में आपके लिए लेकर के आती हूँ। और चलिए अब शुरू करते हैं, दिखाते हैं आपको पार्ट 1। अर्थव्यवस्था के लिहाज से क्या होने वाला है? आप काले बादल मंडराते देख रहे हैं या सब कुछ ठीक ठाक देख रहे हैं? आदमी पैसा क्या कर सकता है? खर्च कर सकता है या स्टोर कर सकता है। स्टोर करता है तो यार ये उम्मीद होती है कि भाई एफडी से ज्यादा तो मिले। कौन सी एसेट क्लास है जिसमें मैं रिस्क लेके एफडी से ज्यादा कमाने की संभावना है? 14% सुनने में कम लगता है, बट 14-15% पे इंसान कंपाउंड कर ले तो 1 करोड़ वाला 4 करोड़ पे पहुंच जाता है, 4 करोड़ वाला 16 पे, 10 करोड़ वाला 40 पे पहुंचता है। ये हकीकत है। डॉलर मजबूत हो और या रुपया कमजोर हो, दिखाई तो हमें यही दे रहा है कि रुपया अब तक के अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। इसको कैसे देखें? सबसे बुरा दौर नहीं कह सकते, अच्छा। काफी बुरे दौर से गुजर रहा है। FIIs पैसा निकालता ही जा रहा है मार्केट से, तो उनका भरोसा मार्केट से उठ गया है, इंडियन मार्केट से भरोसा उठ गया है। नहीं, ये नहीं कह सकते क्योंकि आंकड़े देखे ना, उन्होंने अपनी सिर्फ 3% इक्विटी बेची है। मेरे 2 क्लाइंट इतने पैनिक कर गए कि 15,000 वाले तो 15,000 पढ़ के एक बंदे ने तो बेचा। अब मैंने कहा सर आपको तो उसने बिकवा दिया, अब वही बंदा 32,000 की निफ्टी की टारगेट लाया है, बट जिस इंसान ने बेच दिया 23,000 पे, वो करे क्या? वापस 24 पे अंदर आ जाए या वेट करता रहे 23 आएगा? क्या करें? क्या मुझे म्यूचुअल फंड में थोड़ा कम कंट्रीब्यूट करते हुए गोल्ड एंड सिल्वर पोर्टफोलियो में वो बढ़ाना चाहिए अपने? गोल्ड ने आपको इन 15 सालों में 14% रिटर्न दिया है और शेयर मार्केट ने आपको रिटर्न दिया, निफ्टी ने 11%। तो वो एसेट जो हमें 14% रिटर्न दे रहा है, आप उसको डेट वाले में कैसे रख सकते हैं? वो इंडियंस को एफडी से भी प्रेम है, हाँ, गोल्ड से भी प्रेम है। हाँ। अंधों में काना राजा, गोल्ड से प्रेम करो, 10% की रिटर्न मिल जाएगी, यही कह रहा हूं। आपको ये कहा जाता है सोना मिट्टी तो नहीं हो सकता, लेकिन मार्केट के लिए, म्यूचुअल फंड्स के लिए बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके अभी भी ये सोच है कि ये तो डूब सकता है पैसा। तो वो आप मुझे एसेट कौन सा बताएंगे जहां पैसा डूब नहीं सकता है, मिट्टी नहीं होगा? अगले आने वाले 5 से 6 साल, इस डिकेड के एंड तक की अगर हम बात कर लें, तो वो कौन से सेक्टर हैं जो आपके लिहाज से बहुत बढ़िया प्रदर्शन करेंगे? बहुत लोग कहते हैं यार मेरी शनि चल रही है, जो चीज खरीदता हूँ नीचे जाती है, जो चीज बेचता हूँ ऊपर चली जाती है। हाँ। इट गोज बैक टू, जब उम्मीद सबसे कम होती है, संभावना सबसे ज्यादा होती है। अब मुझे आप फंड्स के नाम बताइए जो आपको लग रहा है अच्छा करने वाले हैं। लार्ज कैप में क्वांट लार्ज कैप, फ्लेक्सी कैप में HDFC फ्लेक्सी कैप, मिड कैप में कोटक मिड कैप, स्मॉल कैप में इन्वेस्को स्मॉल कैप, फोकस्ड में इन्वेस्को फोकस्ड, लार्जर मिड कैप में SBI लार्जर मिड कैप, मल्टी कैप में कैनरा रोबेको मल्टी कैप। हेलो एवरीवन, अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि आप देखना शुरू कर चुके हैं टेक ऑफ विद एसकेटी। एसकेटी यानी कि मैं शालिनी कपूर तिवारी। आज पूरे पॉडकास्ट में बात होने वाली है अर्थव्यवस्था की। आज पूरे पॉडकास्ट में बात होनी है निवेश की। आज पूरा पॉडकास्ट आपको मदद करेगा भारतीय अर्थव्यवस्था के ऊपर और भरोसा मजबूत करने की। पॉडकास्ट में मेरे साथ हैं फिरोज अजीज, जो कि भारत की सबसे बड़ी, मैं कह सकती हूँ, वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज में से एक आनंद राठी वेल्थ के जॉइंट सीईओ हैं। डिटेल में हमने उनसे चर्चा की है कि आने वाले समय में भारत कहाँ पहुंच जाएगा और अगर भारत वहां पहुंच जाएगा तो फिर हम निवेश कहाँ करें ताकि भारत का भविष्य भी उज्जवल हो, हमारा भविष्य भी उज्जवल हो। खास बात यह है कि सर ने हमें ये तो बताया ही है कि उनके फेवरेट फंड क्या हैं, ये भी बताया है कि आपको अगर खुद फंड का सिलेक्शन करना हो तो उसके लिए क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। ये सारी बातें आप देखें, उसके पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट कर लूं, हमारा पहला माइलस्टोन है 1 मिलियन सब्सक्राइबर का, बहुत नजदीक हम उसके पहुंच गए हैं। बस जो थोड़ी सी दूरी बाकी रह गई है उसमें आपका सहयोग चाहिए, बिल्कुल मुफ्त है आपके लिए। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि इससे हमारी ताकत बढ़ती है। आपके लिए और अच्छा कंटेंट हम बना पाते हैं, आपके लिए और अच्छे गेस्ट हम ला पाते हैं और आपके सवालों को उस गेस्ट से हम पूछ पाते हैं।
तो फटाफट से चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। काम का लगे आपको वो वीडियो तो लाइक भी कर दीजिएगा, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर भी कर लीजिएगा। और चलिए हम मिलकर के स्वागत करते हैं, देती हूं मैं बोर्डिंग पास फिरोज अजीज सर को। वेलकम सर, थैंक यू सो मच, आपने हमें टाइम दिया आज पॉडकास्ट के लिए। मेरा प्लेजर है, आपके साथ बैठा हूँ। खुशी की बात है मेरे लिए। थैंक यू सर। अच्छा, बात तो मैं आपसे बहुत दिन से करना चाह रही थी, पॉडकास्ट हम बहुत समय से करना चाह रहे थे, लेकिन अब जब मुलाकात हुई है तो ये वो टाइम चल रहा है जब ईरान अमेरिका युद्ध कब ख़त्म होगा किसी को मालूम नहीं है। शेयर मार्केट से बहुत रिटर्न मिल नहीं रहा है। गोल्ड एंड सिल्वर की एक लंबी रैली हमने देखी थी, अभी वो ठंडी पड़ी हुई है। प्रॉपर्टी भी बहुत ज़्यादा कुछ दे नहीं रही है आपको। तो अब जब हम बात कर रहे हैं तो जो बादल हैं वो डर के ज़्यादा है, तो ऐसे में कोशिश आज रहेगी वो सब कुछ क्लियर करने की। सबसे पहला सवाल तो यही कि अर्थव्यवस्था के लिहाज से क्या होने वाला है। आप काले बादल मंडराते देख रहे हैं या सब कुछ ठीक ठाक देख रहे हैं? देखिए, काले बादल तो मंडरा रहे हैं काफ़ी, ऑलमोस्ट 1.5 साल से इक्विटी मार्केट्स पे तो मंडरा रहे हैं। पीक जो आई थी सितंबर 2024 में आई थी। बट मेरा ये मानना है कि एक निवेशक को या कोई भी इंसान को जिनके पास एक्स्ट्रा पैसे हो, उनको पहले ये देखना है कि अंग्रेजी शब्दों को एक मैथमेटिक्स पे कन्वर्ट करना चाहिए। इसका ये मायने है कि देखिए, क्या इक्विटी आपको ब्याज से ज़्यादा देगी? ये प्रश्न उठता है। आदमी पैसा क्या कर सकता है? खर्च कर सकता है या स्टोर कर सकता है? स्टोर करता है तो यार ये उम्मीद होती है कि भाई एफडी से ज़्यादा तो मिले। तो प्रश्न ये होना चाहिए कि कौन सी एसेट क्लास है जिसमें मैं रिस्क लेके एफडी से ज़्यादा कमाने की संभावना है। अगर वो बैरोमीटर है तो इक्विटी बहुत अच्छा करने वाली है, राइट? क्योंकि बहुत अच्छे की एक की डेफिनेशन होती है कि 25% रिटर्न मिल जाएगी, किसी की बोलते हैं कि आप 15 की होगी। हाँ। तो बहुत अच्छे को डिफाइन कर रहा हूँ कि इट विल डू एटलीस्ट 5-7% मोर देन ब्याज। देन उसको बहुत अच्छा कहूंगा मैं। उसको ही बहुत अच्छा कहेंगे। 8% अगर मिल रहा है तो वो भी अच्छा है। नहीं, ब्याज होता है 6% का, 7% का। आज तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को आप आंख बंद करके पैसे दे सकते हैं। हाँ। और सो सकते हैं, कहीं डूब नहीं सकता। नोट छाप के दे देगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, करेक्ट? तो उसमें 7% मिल रहा है 10 साल का। तो अगर आपको 13-14 मिल सके तो दैट्स गुड, ट्वाइस मोर देन डेट। 14% सुनने में कम लगता है, बट 14-15% पे इंसान कंपाउंड कर ले तो 1 करोड़ वाला 4 करोड़ पे पहुंच जाता है, 4 करोड़ वाला 16 पे, 10 करोड़ वाला 40 पे पहुंचता है। ये हकीकत है। देखिए, 14-15 सुनने में कम लगता है। आप जब अपनी रियल एस्टेट की प्रॉपर्टी का मेजर करते हैं, आप किसी से भी बात कर लें, सबसे सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर, एक भाई साहब के पास 1000 करोड़ है, मेरे क्लाइंट है, वो भी प्रॉपर्टी में कितने गुना हो गया उनका पैसा वैसे ही मेजर करते हैं। मेरी प्रॉपर्टी 4 गुना हो गई, 8 गुना हो गई। कोई कंपाउंडेड रिटर्न प्रॉपर्टी में बोलता नहीं है, गोल्ड में कोई कंपाउंडेड रिटर्न बोलता नहीं है। और जब फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट आती है, सबको कंपाउंडेड रिटर्न तभी याद आता है। अब आपका वजन मैं पाउंड में देखूं और मेरा केजी में देखूं और बोलूं बड़ा खुश हूं, मैं तो बड़ा हल्का हूं, मेरा वजन शालिनी से कम है बोलूंगा तो सही है क्या? नहीं है। सो मैं ये कह रहा हूँ 14-15% को नकारे ना। मैं दर्शकों से कहूँगा कि 14-15% पे भी 20 साल में 16 गुना हो जाता है 15% में पैसा। 10 करोड़ वाला 160 करोड़ पे पहुँचता है। तो सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है कि कैसे मैं 15% सबसे अच्छी संभावना से कमाऊँ। That's why I say good time for gold, for equity for sure. आज से 3 साल आप मुझे मार्क कर लें, इस पे कंपाउंडेड रिटर्न निफ्टी की 11-12% आ सकती है। 3 साल के लिए आ सकती है, 5 साल के लिए आ सकती है। मेरा तो ये आई विल गो लिटिल एग्रेसिव सेइंग 2 साल की भी कंपाउंडेड रिटर्न इस लेवल से 24,000 की लेवल से 11% आ सकती है। अगर 11-12 निफ्टी दे देता है तो एक फंड मैनेजर 14-15 कमा सकता है। आनंद राठी का मॉडल पोर्टफोलियो लास्ट 12-13 साल से निफ्टी को 3.8% कंपाउंडेड बीट किया है, विच इज़ अ लार्ज अमाउंट। सो अच्छा वक्त आएगा इक्विटी का। लास्ट 1.5 साल को छोड़ दें तो बाकी अच्छा वक्त रहा है। लेकिन हमने देखा कि इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से भी, फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से भी समय समय पर बहुत सी चिंताएं जाहिर की गई है। ख़ास करके अभी अगर हम देखें, जब एक रिपोर्ट में पढ़ रही थी तो उसमें मैंने देखा कि कैसे पेट्रोल के ऊपर जो कंपनीज़ हैं उनको पर लीटर 27 रुपीज़ का घाटा हो रहा है, डीजल के ऊपर 30 रुपीज़ का घाटा हो रहा है। तो मैं ये समझना चाहती हूँ कि ये जो कंपनीज़ को घाटा हुआ है और ये जो अर्थव्यवस्था को नुकसान हुआ है, वो आगे कैसे रिफ्लेक्ट होगा? देखिए, अर्थव्यवस्था को नुकसान तो हुआ है। देखिए, लास्ट फाइनेंशियल ईयर में हम 7.6% से हमारी अर्थव्यवस्था रियल टर्म्स में ग्रो हुई थी। इस साल 6.5% का IMF ने अंदाज़ा दिया है।
और आईएमएफ ने एकमात्र अप्रैल में इंडिया की इकोनॉमी को परचेज पावर पैरिटी से 0.1% से इजाफा किया है एक्सपेक्टेशन का, अर्निंग्स का, मतलब जीडीपी ग्रोथ का। अब जीडीपी ग्रोथ कम हुई है, बट एक अच्छी बात है कि आज इन्फ्लेशन आपका सबसे पीक पे नहीं है। 3.12% के महंगाई दर पे हैं हम मार्च में। फरवरी में इफ आई एम नॉट रॉन्ग 3.58 था। आज जो हमारी इन्फ्लेशन है, इंडिया ने 7-8% सब इन्फ्लेशन देखा हुआ है। अब जब आप यूएस की इन्फ्लेशन देखते हैं वो 20 ईयर्स की हाई पे है, राइट। आप कोई मैं अपनी ज़िंदगी में नहीं सोचा था कि मैं 17-18 महीने तक यूएस इन्फ्लेशन को इंडिया के इन्फ्लेशन से ज़्यादा देखूंगा कॉन्टिन्यूसली। ये कोई आरबीआई गवर्नर ने नहीं सोचा था। तो दुनिया में महंगाई उस स्तर पे है, इसीलिए वो पास ऑन भी कर रहे हैं, हम पास ऑन करंटली नहीं कर रहे हैं। मेरा ये मानना है कि ईरान की जो वॉर है, बाकी 12 वॉर को हमने एनालाइज किया। 12 वॉर में हमने देखा कि महंगाई जो शूटअप हुई थी वो काम डाउन हो गई थी ऑलमोस्ट 10 वॉर में। इस साल का क्रूड ऑयल का प्राइस 58 लोवेस्ट था, लो 52 वीक लो $58 का है, हाईएस्ट $126 $125 का है, बट वो मोमेंटरीली गया था, क्लोजिंग बेसिस पे 119 का है। मेरा ये मानना है कि $85 की इस साल की एवरेज आएगी। अगर $85 से बिलो की एवरेज आए, एवरेज पे ही निर्भर करता है, पीक पे निर्भर नहीं करता। हम कोई ट्रेडर तो है नहीं, इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, तो एवरेज प्राइसेस पे निर्भर करता है। तो क्या हम इस साल 6.5% से ग्रो करेंगे? अगरचे ग्रो करेंगे तो दुनिया की एवरेज है 3.4, आप 6.5 ग्रो कर रहे हैं फिर भी रो रहे हैं, तो कितना ग्रो कर लें, चाइना से ज़्यादा ही है आज, क्योंकि आपकी बेस छोटी है। माना कि चाइना से कंपेयर करना अच्छी बात नहीं है, करेक्ट बात नहीं है, क्योंकि उनकी साइज़ अलग है, बट हमारे पास बेस इफेक्ट है, हम छोटे हैं। छोटे में ग्रो करना, समझो कि कोई बड़ी निफ्टी की कंपनी को प्रॉफिट ग्रो करना बहुत अलग है। आनंद राठी वेल्थ भी लिस्टेड है, लास्ट 4 सालों से लिस्टेड है, और हर साल के हर क्वार्टर में हम 20-25% से मिनिमम ग्रो किए हैं। अगर 20 साल बाद ये करना मेरे लिए बड़ा कठिन हो सकता है। वैसे इंडिया एक कदार पे है जहाँ पे छोटे बेस पे ग्रो करना आसान है, बट ग्रो हो रहे हैं। 6.5% की ग्रोथ, आनंद राठी का एस्टिमेट है कि FY26 में मेरी जीडीपी 7% से ग्रो करेगी, ना कि 6.5 से। सो आई एम वेरी हैप्पी विद द ग्रोथ इन जीडीपी। बट सबसे बड़ी दुख की बात भी मैं बता देता हूँ, मैं बड़ा खुश हुआ था 2-3 साल पहले जब हमने हमारे जो रूलर्स थे ब्रिटिशर्स की इकोनॉमी को ओवरटेक किया था डॉलर टर्म में। हाँ। वापस उन्होंने ओवरटेक कर लिया, तो दुख तो होता है, क्योंकि हमारी जो करेंसी, जो आपने सही फरमाया कि वो डिप्रिशिएट हो गई यार। 94-95 मैंने सोचा था 5 साल बाद दिखेगा, अभी दिख गया, तो दुख होता है, राइट। बट बहुत सारे और डिसएडवांटेजेस भी हैं। बेस ईयर जीडीपी की चेंज हुई, डॉलर अप्रिशिएट हो गया इंडियन करेंसी पे, पाउंड तो बेशुमार अप्रिशिएट हुआ है। अच्छा है कि हम रोज़ पाउंड के साथ नहीं देखते। 23% डिप्रिसिएशन हुई एक साल में पाउंड और यूरो में। डॉलर से तो सिर्फ 13% हम डिप्रिशिएट किए हैं। दूसरे वो 2 करेंसी ने डॉलर से अप्रिशिएट किया है, तो उनसे तुलना करूं, मैं यूरोप जाऊं तो 23% की महंगाई है मुझे कन्वर्जन में, तो दुख तो होता है। Of course, UK has overtaken us, but I still believe there is a silver lining in the dark cloud. एक चीज़ मैं और समझना चाहती हूँ, क्योंकि निर्मला सीतारमण ने ये कहा कि रुपया कमज़ोर नहीं हुआ है, डॉलर मजबूत हो गया है। बहुत इसके ऊपर मीम्स बने, बहुत लोगों ने मजाक इसके ऊपर बनाया। अब मैं ये समझना चाहती हूँ, वो कहावत है ना कि चाकू खरबूजे पे गिरे या खरबूजा चाकू पे गिरे, कटना तो खरबूजे को ही है। तो डॉलर मजबूत हो और या रुपया कमज़ोर हो, दिखाई तो हमें यही दे रहा है कि रुपया अब तक के अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। इसको कैसे देखें? सबसे बुरा दौर नहीं कह सकते, अच्छा, काफ़ी बुरे दौर से गुजर रहा है। आप देखें ना 1991 में, अगेन बहुत दुख होता है मुझे एज अ पेट्रियट, $17 का ₹1 था। ₹1 मतलब 17 रुपये दो तो $1 मिलता था, आज जो 95 है। फिर 2000 में हो गया वो 46। ओके, टेपर ट्रांट्रम जो 2013 में हुए थे, जब $68 से हम एक साल में 18% भी डिप्रिशिएट हुए, तो 13% डिप्रिसिएशन इन ईयर is a big blow, but is it the heaviest blow? The answer is no, but it will improve. डरने की ज़रूरत नहीं है इस पे? डरने की ज़रूरत नहीं है, दुख करने की ज़रूरत है। डरने की क्यों ज़रूरत नहीं है? क्योंकि आज आपकी जो फॉरेन एक्सचेंज की रिजर्व है ना, ऑफ कोर्स डॉलर भी होती है, गोल्ड रिजर्व भी होती है, बहुत सारे रिजर्व्स होते हैं, वो पीक पे है, ऑलमोस्ट पीक पे है, $700 बिलियन। मैं राउंड फिगर दे रहा हूँ। और हमारी जो क्रूड इंपोर्ट, जो हम तेल मंगाते हैं, हमारे इंडिया में तेल तो ज़्यादा मिलता है नहीं, तो बाहर से जो मंगाते हैं उसकी जो बिल पे करनी पड़ती है, हमें वो डॉलर में पे करनी पड़ती है। बाहर वाला रुपया तो लेगा नहीं, तो उसके लिए हमें खर्च करना पड़ता है डॉलर। 2013 में हमारे पास 4-5 महीने के पैसे बचे थे, इतनी ख़राब हालत थी, इसीलिए हमें फ्रेजाइल 5 करार दिया गया था।
बट आज की टाइम पे हमारे पास पैसे बेशुमार हैं। डॉलर की जो हमारी बिल आती है क्रूड ऑयल की, वो वन ऑफ द लीस्ट है। 2009 में 15% हमारी जीडीपी का हमारा खर्चा था ऑयल को इंपोर्ट करने का, अब सिर्फ 5-6% रह गया। राइट, सो वी आर इन अ बेटर पोजिशन, नॉट द बेस्ट स्वीट स्पॉट। करेंसी डेप्रिसिएशन बहुत पेन करती है और कैपिटल मार्केट्स को भी पेन करती है। तो आई थिंक उस पर आरबीआई लगी हुई है। आई थिंक इट विल गेट सॉल्व। आज से, ये भी मैं करेजियसली बोल रहा हूँ, जब भी इंसान की उम्मीद सबसे कम होती है ना, याद रखना तभी संभावना सबसे ज़्यादा होती है। मेरे हिसाब से यहाँ से अगले 3 साल की रुपी डेप्रिसिएशन विल बी लेस देन 3% पर एनम। वाओ। मैं ये भी समझना चाहती हूँ कि वेस्ट से हमारी इकोनॉमी क्या अभी भी ड्रिवन है? रीज़न मैं इसके पीछे आपको बताऊँ, एक समय था जब हम देखते थे रात में डाउ जोन्स कैसे बंद हुआ है, नैस्डैक कैसे बंद हुआ है, तो हम एक्सपेक्ट करते थे कि सुबह एशियन मार्केट भी वैसे ही खुलेगा। अभी हम ये देख रहे हैं कि अमेरिका में स्लो डाउन है, ग्रोथ उनकी बहुत कम है। कुछ इकोनॉमिस्ट ये भी कह रहे हैं कि यूरोप और अमेरिका छुपाने की कोशिश कर रहा है, दरअसल वो मंदी में है। कभी वो कह देते हैं 0.5% की ग्रोथ है, यूरोप में भी हम ऐसे ही देखते हैं 0.2% है, 0.5% है। तो अगर वहाँ मंदी आती है, जैसे वो अभी छुपाने की भरसक कोशिश कर रहे हैं, तो क्या उसका इफेक्ट इंडिया पे पड़ने वाला है? मेरे हिसाब से नहीं पड़ने वाला है, इतना नहीं पड़ने वाला। ऑफ कोर्स डे टू डे बेसिस पे तो पड़ता ही है। देखिए, रोज़ आप देखेंगे, कलर देखेंगे, उनकी रेड है तो हमारी भी रेड होती है, ज़्यादातर ये ऐसा होता है। स्पेशली वॉर के बाद तो वापस कपल हो गए। बट अगर पूरे साल के बाद देखते हो तो ये डी कपल हो जाता है। क्योंकि आज 1.5 साल में जैसे हमारी इंडियन मार्केट ने परफॉर्म किया ना, बहुत ख़राब परफॉर्म किया रिलेटिव टू बाकी सब कंट्रीज़। ये इसीलिए हुआ है क्योंकि इंडिया में जो फॉरेनर पैसा डालता है ना, 80% पैसा इंडेक्स फंड का पैसा है। ये अगर कोई गांठ बांध ले कि इसको समझना है मुझे, इंडेक्स फंड का पैसा। अब इंडेक्स फंड का पैसा लगता कैसे? इंडेक्स फंड का पैसा इंडेक्स के हिसाब से लगता है। इंडेक्स बनाता कौन है? MSCI बनाता है या FTSE बनाता है, FTSE। राइट, ये 2 कंपनियां इंडेक्स बनाती हैं। फॉरेनर का जो फंड मैनेजर होता है वो ये इंडेक्स देखता है, इंडेक्स में कितनी मात्रा में कौन सी कंपनी है उसमें डाल देता है। अब उससे पॉपुलर इंडेक्स कौन सा है? वो है MSCI का इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स। बट फॉरेनर पैसा क्यों बेच रहा है? क्योंकि इंडिया का जो वेटेज है ना, वो अब 13% रह गया है। कोरिया की एक कंपनी है TSMC, उसका वेट 14% है। सैमसंग की आज रिपोर्ट आई है। हाँ, उनके तो $250 बिलियन के तो प्रॉफिट है। हाँ, राइट। तो क्या हुआ है कि जब एक फॉरेनर पैसा निकाल रहा है, वो ज़्यादातर अपना दिमाग नहीं लगाता, इंडेक्स फंड को देखता है, इंडेक्स की कॉन्स्टिट्यूएंट्स को देखता है। इंडेक्स की कॉन्स्टिट्यूएंट्स साल में 4 बार रीजिग होती हैं। MSCI की मुझे याद है वैलेंटाइंस डे से चालू होता है, 14 फरवरी से 14 मई, 14 अगस्त, 14 नवंबर। ये रिव्यू डेट्स होती हैं ज़्यादातर ±5 डेज, और उसी मंथ एंड पे वो रीजिक करते हैं। तो आप इस मंथ एंड देखेंगे ना, फरवरी मंथ एंड देख लीजिए, मई का मंथ एंड देख लीजिए, लास्ट आधे घंटे में बहुत वॉल्यूम होता है बहुत सारे स्टॉकों में। ये आप नोटिस कीजिएगा, वो सब इंडेक्स की रीजिक हो रही होती है। क्यों मैं इस प्रश्न पे आपको एक गार्डन पाथ पे दूसरी तरफ आंसर ले जा रहा हूँ? क्योंकि अगर FII का वर्ताव समझना है तो हमें इसको डिसाइफर करना ज़रूरी है। जब भी परफॉर्मेंस आती है, जैसे सैमसंग की प्रॉफिट्स बढ़ गई क्योंकि वो सेमीकंडक्टर और वो जो AI की जो प्ले है उधर है। प्रॉफिट बढ़ती है तो प्राइस बढ़ता है, प्राइस बढ़ता है तो वेटेज बढ़ती है, वेटेज बढ़ती है तो और पैसा आता है, और पैसा आता है तो और परफॉर्मेंस आती है, और परफॉर्मेंस से वापस वेट बढ़ती है, वापस पैसा आता है। इस गुड़िया, चाबी की गुड़िया जैसा वो टाइट हो रहा है। तो वो इंडिया के अगेंस्ट रहा है लास्ट 1 साल में। जब ये सिक्लिकल बिजनेसेस में थोड़ी सी डाउनटर्न आएगी, वो अनवाइंड साइकिल इंडिया को बेनिफिट करेगी। तो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, अगर वो रिसेशन में है, 2.1% की ग्रोथ दिखा रहे हैं वो, इस साल की प्रोजेक्शन है, समझो 0.25% हो गई या 2.25 हो गई, इसके भीतर US की इकोनॉमी ग्रो होगी। ठीक है। अगर ये ग्रो होगी तो ये कोई शानदार ग्रोथ तो है नहीं, बट अगर उधर कोलैटरल AI का बबल में थोड़ी सी ऊंच नीच होती है तो इमीडिएट इम्पैक्ट पड़ेगा, बट 6-8 महीने बाद इम्पैक्ट पॉजिटिव हो जाएगा। क्योंकि वो AI की बगल से बबल्स ब्रेकेज से सेंटिमेंट पे डैम्पन पड़ेगा, बट ये जो वाइंड साइकिल है इंडेक्स फंड की, वापस फ्लोज आने लगेंगी क्योंकि वो कंपनियों में ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। इट्स ऑल अबाउट कौन रिलेटिवली अच्छा है। तो मतलब इसका हम ये अर्थ ना निकालें कि अगर लगातार हर क्वार्टर हम देख रहे हैं कि FIIs पैसा निकालता ही जा रहा है मार्केट से, तो उनका भरोसा मार्केट से उठ गया है, इंडियन मार्केट से भरोसा उठ गया है? नहीं, ये नहीं कह सकते क्योंकि आंकड़े देखे ना। हाँ। उन्होंने अपनी सिर्फ 3% इक्विटी बेची है। ओके, उनकी 3% इक्विटी बेचने पे ये हाल है और ऐसे रिपोर्ट्स।
बट दोनों तरफ से देख सकते हैं, 3% बेचने के बाद इतना बिक गया, या ये देख सकते हैं 97% होल्ड करने वाले को आप नेगेटिव तो नहीं कह सकते ना यार। हाँ। इंसान का हक होता है, आपका भी अगर एक समझो कि कुछ अच्छा परफॉर्म कर रहा है, आप थोड़ी सी इक्विटी बेच के गोल्ड खरीद लेंगे ही, तो आपको मैं नहीं कहूंगा कि शालिनी मैडम इक्विटी से नाराज है, बोलिए रीबैलेंस गोल्ड करें। मेरे ही मार्केट से खरीदें तब ना। अब गोल्ड जाके दुबई से अगर खरीद लें और वो पैसा दुबई पहुंच जाए तब तो मुझे चिंता होगी, क्योंकि मेरे मार्केट्स में है नहीं वो। अनफॉर्चुनेटली गोल्ड खरीदो तो बाहर से ही खरीदना पड़ता है, गोल्ड भी इंपोर्ट होता है, हाँ। राइट, तो ऑफ कोर्स वो पैसे बाहर जाते हैं। हाँ। मैं ये वापस एफआईआई की डिस्कशन पे, ये एनालॉजी मेरी बहुत क्लियर या करेक्ट नहीं होगी। एफआईआई स्टिल ओन 96% ऑफ व्हाट दे ओन्ड जस्ट अ ईयर एंड अ हाफ बैक। ये ऐसा तो नहीं कि आप बहुत पॉजिटिव हैं तो वो ग्लास आधा भरा या आधा खाली वाली जो थियोरी है उस पे चलते हुए आप हमें ये बता रहे हैं, पर एक्चुअल कंडीशन डरने वाली हो। नहीं नहीं, ऐसे नहीं है। देखो मैं बताता हूँ, ऐसे तो ग्लास में आधा पानी होता है, आधी हवा तो होती है ना, राइट। सो आई एम नॉट बीइंग सो ऑप्टिमिस्टिक दैट आई विल नॉट कॉल द ग्लास हाफ फुल। इट इज हाफ फुल, इट्स नॉट फुल। आधी हवा को काउंट नहीं कर रहा हूँ, ये एक हकीकत दिखा रहा हूँ कि दोनों पलटे होते हैं। मैं ये पॉजिटिव नहीं कह रहा हूँ, सिक्के के दो पहलू होते हैं। आपने कितनी बेची ये देख रहे हैं, तो कितनी बची भी देखना वाजिबी है, राइट। कितनी बेची और कितनी बची, वो कितनी बची कोई बोल नहीं रहा, तो मैं बोल के हाईलाइट कर रहा हूँ बस। तो बहुत हमें इसमें डरने की ज़रूरत है नहीं। अब आप मुझे ये बताएं, सालों से हम ये देखते आए कि जब एफआईआईज बेचते हैं तो उस समय डीआईआईज को भी हमने बेचते ही देखा है, इतिहास तो यही रहा है। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, आप करेक्ट कीजिएगा, लेकिन इस बार हमने वो नहीं देखा। वो बेच रहे हैं, डीआईआईज बचा रहे हैं। मतलब ऐसा लग रहा है कि एक तरफ से खींचा जा रहा है तो दूसरी तरफ से वो देते भी चले जा रहे हैं। लेकिन ये कुबेर का ख़जाना तो होगा नहीं कि कभी ख़त्म ही ना हो, तो ये कब तक बचा पाएंगे डीआईआईज? शालिनी जी, बिल्कुल अच्छा प्रश्न है आपका, बहुत प्यारा प्रश्न है। अब डेविल इज इन द डिटेल में होता है सब कुछ आंसर। हाँ। अंग्रेजी में एफआईआई ने बेचा, सही है, डीआईआई ने खरीदा है, ये भी सही है। अब मात्रा पे निर्भर करता है, तो 5 सबसे खराब एफआईआई के साल इस सेंचुरी के लिख ले। कैलेंडर ईयर 25 एक सबसे खराब साल रहा है, कैलेंडर ईयर 22, फिर कैलेंडर ईयर 2008 भी है उसमें। ये दो साल बहुत क्लियरली आपको हाईलाइट करना चाहूँगा। 5 ही साल हैं जहाँ एफआईआई ने कैलेंडर ईयर में पूरी तरह से बेचा है इंडियन मार्केट को। तो मैंने ये स्टडी किया, ये 5 साल के बाद निफ्टी का क्या हुआ। अगर मैं एफआईआई को फॉलो करना चाहूँ और एफआईआई बेचता है तब बेचूँ, तो अगले साल मेरी रिटर्न बच जाती, मैं बच जाता या मेरे अफसोस होता। पूरे पाँचों साल के बाद निफ्टी ने ऑलमोस्ट 10, 12, 15% की रिटर्न दी है। फॉर एग्जाम्पल, कैलेंडर ईयर 22 में एफआईआई ने 1,21,000 करोड़ बेचे थे। अगले साल निफ्टी की रिटर्न आई थी 26-27%। लास्ट ईयर कैलेंडर ईयर में वापस सबसे खराब साल था, 1,68,000 करोड़ बेचे। अब ये साल में क्या रिटर्न आएगी पता नहीं, पहले 3 महीने तो ये मेरी थियरी को बर्बाद कर चुके हैं, राइट, दैट्स रियलिटी। बट एक चीज़ मैं याद दिलाता हूँ आपको कि डीआईआई ने खरीदा कितना। एफआईआई ने तो बेच दिया, डीआईआई ने करीबन 7,88,000 करोड़ खरीदा। अगर इन्होंने 1 रुपया बेचा तो इन्होंने 5 रुपये खरीदा। अब पावर का समझ में आ रहा है। इन्होंने 1 रुपया बेचा, इन्होंने 1 रुपया खरीदा तो अलग बात थी। इन्होंने 1 रुपया बेचा और इन्होंने 5 रुपये खरीदा, तो फिर सवाल ये उठता है कि बाकी 4 रुपये बेचे किसने, करेक्ट? हाँ। तो एफआईआई को हम सब इल्ज़ाम लगा रहे हैं, बट उसने तो डीआईआई ने 8 लाख करोड़ बेचा, इसने 2.25 लाख बेचा, राउंडिंग इट ऑफ। बट 4 गुना तो एफआईआई से ज़्यादा रिटेल एंड अदर्स ने, बैंक की ट्रेजरी ने बेचा है। बट एफआईआई बेचारा बदनाम है। हाँ, बट देखो इसकी पावर 8 लाख करोड़। और मैं आपको ये बता रहा हूँ, अगेन मार्क माई वर्ड्स बिकॉज दिस इज अ स्टैटिस्टिकल प्रोजेक्शन, अगले 8 साल में डीआईआई एटलीस्ट 58 लाख करोड़ की इक्विटी खरीदेगा। माय गॉड। और एमएससीआई का जो स्मॉल कैप इंडेक्स जिसमें 503 स्टॉक हैं करीबन, उसकी टोटल फ्री फ्लोट है 34 लाख करोड़ की। 34 लाख करोड़ की फ्री फ्लोट है। कितने स्टॉकों की? एमएससीआई के स्मॉल कैप इंडिया इंडेक्स में 500 के प्लस स्टॉक्स हैं। उसकी पूरी भी माल अगर कोई आज खरीदना चाहे तो 34 लाख करोड़ में पूरा फ्री फ्लोट आपके हाथ में आ सकता है। और उसमें अगर मैं कह रहा हूं कि 58 लाख की परचेज आ सकती है, ऑफ कोर्स वो धीमे धीमे आएगी, इन 34 लाख की भी फ्री फ्लोट बढ़ेगी। बट इसमें आप ऐसे स्थिति में अगले 8 साल में 12-15% इक्विटी कंपाउंड ना करें, हो सकता है
अगर आप छेड़खानी अपने इक्विटी के साथ करें। जो HNI पड़ता है, और मुझे बहुत सारे क्लाइंटों ने फॉरवर्ड किया, किसी ने लिखा था 17,000 की निफ्टी, किसी ने लिखा था 19,000 की निफ्टी, किसी ने लिखा था 15,000 की निफ्टी। ओह गॉड। मेरे 2 क्लाइंट इतने पैनिक कर गए कि 15,000 वाले तो 15,000 पढ़ के एक बंदे ने तो बेचा। अब मैंने कहा सर आपको तो उसने बिकवा दिया, अब वही बंदा 32,000 की निफ्टी की टारगेट लाया है। मतलब वो लिखने वाले की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। हाँ। बट जिस इंसान ने बेच दिया 23,000 पे, वो करे क्या? वापस 24 पे अंदर आ जाए या वेट करता रहे 23 आएगा? क्या करे? मेरे हिसाब से तो बिल्कुल वेट नहीं कर सकते, क्योंकि मार्केट ऊपर जाएगी तो वापस नीचे आएगी, इसकी गारंटी नहीं है, बट नीचे जाएगी तो ऊपर आ जाएगी, ये गारंटी है। 10 साल में आ जाएगी, 2 साल में आ जाएगी। सो you will deliver 13-15% return unless you tamper with your portfolio looking at the fear in India. डन। तो जितना डर है मुझे लगता है थोड़ा थोड़ा हमारे मन से निकलना अब शुरू हो चुका है। तो ये जब आप इतना शानदार आगे प्रदर्शन देख रहे हैं मार्केट का, DIIs का, इकोनॉमी का, उसके बाद भी आप स्टक हैं 12-13-15% जितना ही रिटर्न। यस 15% से ज़्यादा की तो उम्मीद करनी नहीं चाहिए। इंडिया की जो स्थिति है वो अलग है। देखिए पहले अब निफ्टी की सबसे छोटी कंपनी का फ्री फ्लोट 52-53,000 करोड़ का है। 10 साल पहले निफ्टी में एक कंपनी थी जिसकी टोटल फ्री फ्लोट थी 4,000 करोड़ की, 3,000 करोड़ की। उस बेस पे ग्रो करना अलग होता है, इस बेस पे ग्रो करना अलग होता है। तो अगर निफ्टी 12% की कंपाउंडेड रिटर्न दे दे तो इसका ये मतलब है कि निफ्टी 3 गुना हो सकती है 10 साल में। और आपको देखना है कि मैं अपने पैसे को 4 गुना कैसे कर लूँ। इससे ज़्यादा की उम्मीद ना करें। वो जो हम भी अपने क्लाइंटों को डरा डरू के पैसे लेते हैं, जैसे आप अपने दर्शक को कह रहे हैं ना डरना, मैं अपने ऑडियंस को या फिर क्लाइंट को बोलता हूँ सर आप ये सेंसेक्स 2 लाख पहुँचेगा ऐसे सपने देख के मेरे को चेक ना दें। सेंसेक्स हर साल, निफ्टी हर साल 15% गिरती है, बहाना ढूंढ लेती है। हर साल किया है इसने। ऊपर के स्तरों से नीचे के स्तरों पे निफ्टी 14.6% हर साल गिरी है। ये मान के चलेंगी गिरेगी, आपके खरीदने के बाद वो अपना बर्ताव चेंज नहीं करेगी, क्योंकि आपने खरीद लिया, आप कोई शहीशाह आलम तो है नहीं कि आपने खरीद लिया तो गिरना बंद कर देगी। गिरेगी तो आपको घबराना नहीं है। 25-30% की गिरावट हो जाए तो मानता हूँ कि आपको घबराना चाहिए। 15% गिरावट पे घबराना नहीं चाहिए। इकोनॉमी पे क्या कोई डेंट? AI के बाद जो जॉब लॉसेस हैं, ले ऑफ हमने देखा बहुत बड़े पैमाने पे हो रहे हैं, तो उसका क्या कोई असर पड़ने वाला है इंडियन इकोनॉमी पे? देखिए ये अनचार्टेड टेरिटरी है, इम्पैक्ट तो पड़ेगा। थोड़े सेक्टर्स को पड़ेगा, थोड़ी सिटीज़ को इंडिया में ज़्यादा पड़ेगा, बैंगलोर को ज़्यादा पड़ेगा। हाँ। बैंगलोर को डेफिनेटली पड़ेगा। जिन्होंने AI बनाया उन्हीं की जॉब को AI खा रहा है। करंट ये स्थिति है, राइट? क्या वो थोड़ी ओवरडन है? AI की जो मार्केटिंग है ना, US की बड़ी शानदार आदत है, इतनी अच्छी मार्केटिंग करते हैं ना कोई भी कॉन्सेप्ट को। मैं याद दिलाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा मैं क्यों कह रहा हूँ। हाँ। Y2K मार्केटिंग चालू की थी उन्होंने कि भाई 2000 का दशक आएगा तो पूरी कंप्यूटर चलने बंद कर देंगे, तो यार दुनिया बंद हो जाएगी, कंप्यूटर बंद होने वाले, फ्लाइटें क्रैश हो जाएंगी। बट हुआ कुछ नहीं। उसके दैट वाज देयर वन ऑफ देयर मार्केटिंग स्टोरी, राइट? यू लुक एट, उतना दूर कहाँ जाऊँ, मेटावर्स, कितना मार्केटिंग की उन्होंने। होर्डिंग बिक रही थी टाइम स्क्वायर के वर्चुअल वर्ल्ड में। भाई 5 साल पहले तो कह ही दिया था US ने कि हम सब 3D ग्लास पहन के ऐसे आमने सामने नहीं बैठ के बात करेंगे, हम सब 3D ग्लास पहन के ही बैठेंगे। आज की डेट में कौन कर रहा है? नहीं। अब खुद ही वही कंपनी कह रही है मैं बंद कर रही हूँ। थिंक अबाउट इट, फ्रॉम सच अ मार्केटिंग टू नियर जीरो इन 5 years। सब ने बोला कि क्रिप्टो एक करेंसी बन जाएगी। आपकी कोई भी नीचे रेस्टोरेंट में मेन्यू क्रिप्टो में है? बिल्कुल नहीं है। 10 साल से मार्केटिंग कर रहे हैं क्रिप्टो विल बिकम अ करेंसी। कब बनी? टेस्ला इज एक्सेप्टिंग क्रिप्टो। एक्सेप्ट करने को मोड ऑफ पेमेंट कहते हैं। मैं भी नीचे बिल देने के बदले अपना फ़ोन दे दूं तो ले लेगा, बोलेगा हाँ यार तेरे 2000 की बिल के बदले तू आईफोन दे रहा है, मैं रख लेता हूँ। उसको करेंसी नहीं कहते, उसको मोड ऑफ पेमेंट कहते हैं। मैं अपनी वॉच अगर पहनता तो दे देता। तो टेस्ला नेवर प्राइस देयर कार्स इन बिटकॉइन, दे एक्सेप्टेड बिटकॉइन एज अ मोड ऑफ पेमेंट। So they know to market themselves. So AI is very important, very good, very, very useful. It will make all of us obsolete is like pushing the envelope. हल्के में कहाँ ले रहे हो? इतनी तारीफ तो की, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत यूजफुल है। It does 80% of your work but cannot replace all of us.
अच्छा, वी विल ऑल फाइंड आवर प्लेस इन दिस वर्ल्ड। तो हम ये जो ले ऑफ से डरना है और हमें लग रहा है कि इसका इकोनॉमी पे असर होगा, वो फिलहाल भूल सकते हैं। असर होगा और जिंदगी और मौत का सवाल है में अंतर है। असर तो हर चीज का है। मैं वापस एयरपोर्ट जाऊंगा तो ट्रैफिक का असर है, राइट? असर हर चीज का होता है। इट्स अबाउट द एक्सटेंट। एफआईआई ने बेचा, ऑफ कोर्स बेचा, कितना? डीआईआई ने कितना खरीदा? आंसर डिटेल में। मैं एआई को खारिज नहीं करना हूं, मैं ये कहना कि हम मरी जाएंगे ये गलत होगा। भाई मेरे खुद के सीनियर कोलीग थे, वो कहते थे यार इंडिया में कोई कार नहीं खरीदेगा, ऊबर में जाएंगे सब लोग। और ये मार्केटिंग अच्छी हुई थी पहले, ट्रू, राइट? नोबडी विल ओन अ कार, वेयर द हेल इज दैट पिच? आज सब लोगों के पास कार है, मेरे पास कारें हैं, राइट? सो ह्यूमन साइकोलॉजी में दिल भी है, दिमाग भी है। आप खाली मैथमेटिक्स करके एक्सेल शीट पे नहीं कर सकते। इतना ओवरडू ना करें, इतना डरा देना कि भाई अगर तुम्हें एआई नहीं आता तो आप तो कटोरा लेके खड़े रहेंगे। ये दैट्स ओवरडन, दैट्स द ओनली पॉइंट आई एम मेकिंग। अब क्योंकि हम इकोनॉमी की बात कर रहे हैं और आपने अगले 5 साल, 6 साल, 8 साल तक की बात की है, इन्फ्लेशन रेट आप कितना मानते हैं? क्योंकि मैं जितने भी एक्सपर्ट से पूछती हूँ, मेरा व्यूअर उससे डिफर करता है। आप अगर बोलेंगे 5%, 6% होता है तो वो बोलते हैं झूठ बोल रहे हो। अगर गवर्नमेंट कहती है 4%, 5% है तो वो कहते हैं झूठ बोल रहे हैं, इससे तो हमें ज़्यादा असर दिखाई देता है। तो फिरोज़ अजीज़ के हिसाब से अगर मैं समझना चाहूँ तो इन्फ्लेशन रेट आप कितना मानते हैं? देखिए, ऑफ कोर्स बहुत सही है, दर्शक सही कह रहे हैं, क्योंकि आरबीआई तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है कि भाई 99%, 98% ऑफ इंडिया की मैं इन्फ्लेशन पब्लिश करूं। 2%, 3% ही आपके दर्शक होंगे, और उनकी इन्फ्लेशन पब्लिश करना उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है आरबीआई की। बट जैसे मैं एचएनआई से डील करता हूँ, 13,000 परिवार है, उनका एक्चुअली सीपीआई से कोई लेना देना नहीं है। सीपीआई के अंदर आप अपना आधा पैसा, आधी कमाई किराने की दुकान में खर्च करने वाले हैं। यार कौन अपनी आधी कमाई किराने की दुकान में खर्च करता है? 20% पेट्रोल और डीजल पे और ट्रांसपोर्ट में चला जाएगा, बसों की पास लेने में। ये नहीं है, दिस इज नॉट द स्पेंडिंग पैटर्न ऑफ मोस्ट ऑफ अस लिविंग इन अ मेट्रो। तो हमने एक स्टडी की थी, हमने क्रेडिट कार्ड के स्टेटमेंट निकाले एचएनआई के, उनकी स्पेंडिंग पैटर्न स्टडी की और उनकी बिग टिकट आइटम्स की सर्वे की। तो हमें समझ में आया कि वो खर्च कहाँ करते हैं, बड़े टिकट आइटम। वो अपने बच्चों की शादी कराते हैं, एजुकेशन कराते हैं, ज्वेलरी कभी कभार खरीद लेते हैं, कभी रियल एस्टेट कंजम्पशन वाली खरीद ली, होटलों में स्टे करते हैं, रेस्टोरेंट्स में जाते हैं। उन सब की इन्फ्लेशन करीबन क्लोज टू डबल डिजिट आई। अब बोलेंगे यार 5-6 और डबल डिजिट में फ़र्क क्या है? 5-6 और डबल डिजिट में ज़मीन आसमान का अंतर है। कंपाउंडिंग में हाँ। देखो, अब 7% की इन्फ्लेशन मानूं, चलो 5% की मानूं, तो 10 साल में 70% बढ़ता है, राइट? 100 रुपये का माल 170 में 10 साल बाद मिल जाएगा। अगर 10% का मानूं तो 100 रुपये की चीज़ मुझे ऑलमोस्ट 300 रुपये मिलेगी, 280 रुपीज़, 270 रुपीज़ में। तो 100 रुपये का अंतर हो गया। 100 के 170 होने के बदले 100 के 260, 270 हो गए। 5 to 10% की इन्फ्लेशन में 70 के बदले यू हैव 170। सो इट इज़ मोर। तो आपको अपनी खुद की इन्फ्लेशन कैलकुलेट करनी चाहिए। उसका एक कैलकुलेटर भी बना रखा था हमने कि आप अपनी स्पेंडिंग पैटर्न डालें तो आपका कस्टमाइज्ड इन्फ्लेशन आ जाएगा। जैसे एजुकेशन आपने देखी, एजुकेशन की इन्फ्लेशन आई है 12% की। हेल्थ की 17% की आई है इंडिया में। तो मैं जिस हार्ट की सर्जरी कराता था, मैं नहीं कराता हूँ, कोई रेगुलरली रेगुलर SIP तरह हार्ट की सर्जरी थोड़ा ना कोई कराता है, बट अगर मैं बोलूँ तो उसकी इन्फ्लेशन ऑलमोस्ट 16% की आई। और इंडिया में मेडिकल इन्फ्लेशन बहुत बढ़ने वाला है। ये इस पे डरो, और डराने की बात मैं कुछ तो करूँ, आप कह रही हैं कि मैं सबको सांत्वना ही दे रहा हूँ, तो थोड़ा डराता हूँ। इस पे बिल्कुल डरो, क्योंकि इंडिया बहुत कम इन्फ्लेशन पे है मेडिकल की। कैंसर की ट्रीटमेंट टेक्सास में MD एंडरसन करके एक हॉस्पिटल है, मेरे कजिन अनफॉर्चुनेटली वहाँ जाते थे। उधर कीमोथेरेपी की कॉस्ट इंडिया के मुकाबले 1000 गुना ज़्यादा थी सेम टाइम पे। वो अमीर थे, वहाँ जाके कीमोथेरेपी की। तो इंडिया की जो मेडिकल इन्फ्लेशन है वो काफ़ी दिनों की पेंटअप है, वो काफ़ी बढ़ने वाली है। स्पेशली अगर सबको हेल्थ इंश्योरेंस मिलने वाला है, मिल रहा है, तो मेडिकल इन्फ्लेशन इज समथिंग यू हैव टू बी स्केयर्ड ऑफ। और अगर आपके पास अच्छा फैमिली फ्लोटर ना हो अपनी हेल्थ को कवर करने का, दैट इज़ अ डिजास्टर।
ये हम मिनिमम और मैक्सिमम कैसे निकाल सकते हैं, ये आपने बहुत अच्छी बात बताई। और इनफैक्ट हम देखते हैं शायद यही वो वजह है कि मेडिकल टूरिज्म इंडिया में इतना ज़्यादा दिखाई देता है, क्योंकि बाहर से लोग आते हैं और यहाँ पर इलाज कराते हैं। बट मैं आपको फैक्ट बताऊँ, आप किसी आम आदमी से अगर बात करने जाएंगे तो वो अभी भी ये कहेगा कि हॉस्पिटल लूट रहे हैं, वो अभी भी ये कहेगा कि बहुत ज़्यादा पैसा हमें हॉस्पिटल में देना पड़ता है, वो अभी भी ये कहेगा कि दवाइयाँ बहुत महंगी हैं इंडिया में। ये एक आम आदमी की सोच है। इसके अलावा बहुत ऐसे लोगों से भी मैं मिली हूँ जिनके पास मेडिकल इंश्योरेंस है ही नहीं। बहुत से ऐसे लोगों से भी मैं मिली हूँ जो सिर्फ कॉर्पोरेट इंश्योरेंस जो उनको मिला हुआ है वो उसके ऊपर ही वो और उनकी पूरी फैमिली डिपेंडेंट है, उन्होंने कोई अपना पर्सनल इंश्योरेंस नहीं लिया हुआ है। तो इसके लिहाज से क्या कोई रूल होता है कि कितनी सैलरी वाला कितना पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस ले सके, टॉपअप की कितनी ज़रूरत है, कोई इसका रूल है क्या बना हुआ? आई थिंक देखिए एवरेज एज ऑफ द फैमिली पे निर्भर करता है। देखिए हर फैमिली में 4 सदस्य हो सकते हैं, बट 4 सदस्य की एवरेज एज अगर 40 ईयर्स है तो अलग कवर लेना पड़ेगा। अगर आप यंग हैं लाइक यू आर एंड योर हस्बैंड, इफ़ यू हैव यंग चिल्ड्रन देन योर कवर नीड इज़ लेसर। सो 20 लाख का कवर तो होना चाहिए फैमिली फ्लोटर मेरे हिसाब से। दैट इफ आई हैव टू गिव अ सिंपल आंसर, 20 लाख का फैमिली फ्लोटर का कवर लें, इतना महंगा भी नहीं आएगा, पूरी फैमिली कवर हो जाएगी, कोई भी फंजिबली यूज कर सकता है। वेल तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये पॉडकास्ट आपको पसंद आया होगा। पार्ट 2 अभी बाकी है, तो उसके लिए आप कीजिए इंतजार, बहुत जल्द पार्ट 2 भी आएगा।